क्लास 12 सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस समकालीन विश्व में राजनीति अध्याय 2 ध्रुवीयता का अंत। आज का हमारा टॉपिक है सोवियत संघ के विघटन की परिणतियाँ। अभी हमने ये देखा था कि सोवियत संघ जो है उसका विघटन हो गया, उसके महत्वपूर्ण कारणों के बारे में हमने चर्चा करी। आज हम ये देखते हैं कि विघटन के बाद में क्या क्या महत्वपूर्ण संभावनाएं सामने आई और कौन कौन से महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिले। देखिए, सोवियत संघ की दूसरी दुनिया और पूर्वी यूरोप की समाजवादी व्यवस्था के पतन के परिणाम विश्व राजनीति के लिहाज से गंभीर रहे। हमने देखा कि जो सोवियत संघ का विघटन हुआ, ये जैसे दूसरी दुनिया का नाम दिया गया था, तो इसका जब विघटन हुआ तो ये जो एक तरीके की जो समाजवादी व्यवस्था ये सोवियत संघ लेकर चल रहा था, उसका जो पतन हुआ, तो हमने देखा कि जो विश्व राजनीति के लिहाज से ये बहुत ही एक गंभीर घटना के तौर पे देखी गई थी। इसमें मोटे तौर पर 3 प्रकार के दूरगामी परिवर्तन हुए। तो जो महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए उसी के बारे में इस टॉपिक में हमें चर्चा करनी है कि देखिए, अब जो ये तीनों प्रकार के जो हम देखेंगे कि परिवर्तन हो रहे हैं, तो परिवर्तन के बहुत सारे प्रभाव भी पड़े। जैसे जैसे चेंजेस हुई सिचुएशन, तो उसके इफ़ेक्ट भी पड़े, और इन सभी प्रभावों को यहाँ पर हम सूचीबद्ध करना उचित नहीं होगा। तो ये मोटे तौर पर हमें 3 महत्वपूर्ण बातों के बारे में बताया जा रहा है कि विघटन के बाद की परिस्थितियाँ क्या रही, क्या संभावनाएं रही। सबसे पहले देखिए क्या बातें रही। देखिए, दूसरी दुनिया के पतन का एक परिणाम क्या रिजल्ट रहा। शीत युद्ध के दौर के संघर्ष की समाप्ति में हुआ। समाजवादी प्रणाली पूंजीवादी प्रणाली को पछाड़ पाएगी या नहीं, यह विचार विचारधारात्मक विवाद अब कोई मुद्दा नहीं रहा। देखिए, शीत युद्ध के बाद में जो एक महत्वपूर्ण मुद्दे के तौर पे भी हम देखें कि सोवियत संघ के द्वारा जो समाजवादी व्यवस्था है और जो अमेरिका के द्वारा, या हम कहेंगे कि जो पश्चिमी यूरोप का हिस्सा है यूएसए, उसकी जो पूंजीवादी व्यवस्था है, उनकी अगर हम कंपैरिजन करें तो क्या एक दूसरे को वो पछाड़ पाएगी। अब ये कोई मुद्दा नहीं रहा था, क्योंकि शीत युद्ध के इस विवाद ने दोनों गुटों को क्या करने को मजबूर कर दिया था। दोनों गुटों ने क्या किया था, पूर्वी यूरोप और पश्चिमी यूरोप ने आपस में क्या किया कि सेनाओं को उलझाए रखा, हथियारों की होड़ जो है वो तेज कर दी शीत युद्ध के दौरान। उसके अलावा इन्होंने परमाणु हथियारों का संचय को भी बढ़ा दिया, विश्व को सैन्य गुटों में बांटा था। अब इस तरीके से शीत युद्ध के समाप्त होने से हथियारों की जो होड़ थी वो भी साथ साथ में समाप्त हो गई, और जब ये समाप्ति की कगार पर आई तो हम देखते हैं कि एक नई शांति की संभावना को जन्म हुआ। तो इसके बाद में सबसे पहला जो हमने देखा परिवर्तन जो था इस तरीके से आया कि एक होड़ी खत्म होने की वजह से दोनों ही नाटो और वर्सा एक्ट दोनों ही बीच में शांति की एक नई जो है व्यवस्था सामने जो है जन्म लेती हुई दिखाई दी। दूसरी बात हम ये करते हैं कि विश्व राजनीति में शक्ति संबंध बदल गए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो पावर रिलेशंस थे वो बदल गए, और इस कारण विचारों और संस्थाओं के अपेक्षिक प्रभाव में भी बदलाव आया। शीत युद्ध के अंत के समय केवल 2 संभावनाएं थी। या तो बची हुई महाशक्ति का दबदबा रहेगा जैसे अमेरिका, या तो इसी का दबदबा रह जाए, क्योंकि यह पूंजीवादी व्यवस्था बड़ी प्रबल हो गई थी उस समय। और एक ध्रुवीय विश्व बनेगा, मतलब कि क्या है, पहले 2 ध्रुवीयता था, तो हमने देखा कि पश्चिमी यूरोप और पूर्वी यूरोप 2 भागों में बट गया, जहाँ एक यूएसए, दूसरी जगह यूएसएसआर का कब्जा हो गया। वहाँ लोगों ने गुट बना लिए तो 2 ध्रुवीयता बन गई। अब जब सोवियत संघ का विघटन हो गया तो बात ये आ गई कि महाशक्ति तो अमेरिका रह गई और सिर्फ एक ध्रुवीयता विश्व बनेगा, ऐसी संभावना हुई। या ये भी हो सकता है कि फिर कई देश अथवा देशों के अलग अलग समूह अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में महत्वपूर्ण मोहरे बनकर उभरेंगे, ये भी एक बात सामने आई। इस तरह बहुध्रुवी विश्व बनेगा या किसी एक देश का बोलबाला नहीं होगा। तो 2 तरीके की संभावनाएं यहाँ और दिखाई दे रही है कि या तो जो बच गए हैं देश, उसमें अमेरिका एक ध्रुवीय अपने विश्व को बनाएगा, या फिर दूसरे जो देश जो है वो अपनी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के महत्वपूर्ण मोहरे जो है वो बन के उभरेंगे और बहुध्रुवीयता विश्व बनेगा। तो ये संभावनाएं सामने आई।
हुआ यह कि अमेरिका अकेली महाशक्ति बन बैठा, मतलब यहाँ एक ध्रुवीयता जो है वो हमें दिखाई दे रही है कि वो तो अपनी अकेली अपने आप को जो है महाशक्ति बन गया। अमेरिका की ताकत प्रतिष्ठा की शह पाने से अब पूंजीवादी व्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रभुत्वशाली अर्थव्यवस्था है, क्योंकि समाजवादी अर्थव्यवस्था का तो टोटली विघटन हो गया, क्योंकि वो हर एक तरीके से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से कमतर थी। इस वजह से अब अमेरिका की जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है वो इंटरनेशनल लेवल पर जो है सबसे प्रभुत्वशाली एक इकोनॉमिक बन के उभर के सामने आई, तो महाशक्ति अमेरिका ही बन बैठा। आगे क्या हुआ देखिए, विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसी जो संस्थाएं थी, ऐसी जो संस्थाएं थी वे विभिन्न देशों की ताकतवर सलाहकार बन गई, क्योंकि इन देशों को पूंजीवादी की ओर कदम बढ़ाने के लिए इन संस्थाओं ने कर्ज दिया है। तो ये संस्थाएं भी उभर कर आ गई, क्योंकि ये दूसरे देश भी चाहते थे हम भी पूंजीवादी व्यवस्था की तरफ कदम उठाए, तो कुछ मनी की जरूरत रही। तो इसलिए अपनी अर्थव्यवस्था को सही रखने के लिए इन्होंने विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसी जो संस्थाएं थी उनकी ओर ये जो है वो उन्होंने कदम बढ़ाए, मदद ली उनसे। राजनीति रूप से उदारवादी लोकतंत्र राजनीतिक जीवन को सूत्रबद्ध करने की सर्वश्रेष्ठ धारणा के रूप में उभरा है। देखिए तीसरी बात हम करते हैं कि क्या संभावनाएं, क्या विघटन के बाद में संभावनाएं सामने आई। देखिए तीसरी बात यह है कि सोवियत खेमे के अंत का एक अर्थ था नए देशों का उदय होना। ये स्पष्ट सामने आता है कि कुछ जो नए देश थे वो उभरकर सामने आए। इन देशों की स्वतंत्र पहचान और पसंद है अपनी खुद की। अब इनमें से कुछ देश खासकर बाल्टिक और पूर्वी यूरोप के देश यूरोपीय संघ से जुड़ना और उत्तर अटलांटिका संधि संगठन नाटो का हिस्सा बनना चाहते थे। मतलब क्या हुआ कि जो अभी इस समय, उस समय जब वो यूएसएसआर की तरफ थे जो कि वार्सा एक्ट के तहत थे, अब वो क्या चाह रहे थे, यूएसए की तरफ जो नाटो संधि है उसकी तरफ ये जो बीच वाले जो जैसे मध्य एशियाई के जो बाल्टिक और ये पूर्वी यूरोप के लोग हैं वो वहाँ उनसे जुड़ना चाह रहे थे। यहाँ पर यह स्थितियाँ बदल गई। मध्य एशियाई देश अपनी विशिष्ट भौगोलिक स्थिति का फायदा उठाना चाहता था, और तो जो मध्य एशियाई देश था क्योंकि उसकी भौगोलिक स्थिति इतनी अच्छी थी तो वो क्या करता था कि उसको ऐसा लगा कि भाई इसका हमें जो है फायदा जो है यहाँ पर मिल जाएगा। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ, विशिष्ट भौगोलिक स्थिति का फायदा उठाना चाहते थे। इन देशों ने रूस के साथ अपने मजबूत रिश्ते को जारी रखा। मतलब इन्होंने क्या किया कि जो अभी स्वतंत्र हुए हैं, जो रूस से अभी फिलहाल जो देश सोवियत संघ से अलग हुए थे, जिस सोवियत संघ के अंदर रूस का दबदबा ज़्यादा था, तो इन देशों ने रूस के साथ अपने मजबूत रिश्ते जारी रखे और पश्चिमी देशों अमेरिका, चीन, अन्य देशों के साथ भी संबंध बनाए रखे। तो ये जो मध्य एशियाई वाले लोग थे वो जो, क्योंकि भौगोलिक स्थिति बहुत अच्छी थी और संसाधनों के आधार पर भी देखे तो बहुत ही संपन्न स्थिति थी वहाँ की, तो ये दोनों ही तरफ रहना चाहते थे। वो चाहते थे कि रूस के साथ भी उनके रिलेशन अच्छे हो जाए, वो चाहते थे अमेरिका, चीन और जो आसपास के जो देश है उनसे भी उनके संबंध अच्छे बने। तो मध्य एशियाई जो लोग, जो एरिया वाले जो थे देश, वो हर तरीके से फायदा उठा रहे थे। इस तरह अंतर्राष्ट्रीय फलक पर कई नए खिलाड़ी सामने आए और हर एक के हित पहचान और आर्थिक राजनीतिक समस्याएं अलग अलग थी। तो हर एक देश की अपनी अपनी आर्थिक राजनीतिक समस्याएं थी जो कि अलग अलग थी, अपनी पहचान जो थी वो अलग अलग थी। तो इस तरीके से हमने देखा कि तीन महत्वपूर्ण बातें सामने आई जो विघटन की परिणतियाँ थी महत्वपूर्ण तौर पर, कि क्या क्या सोवियत संघ के विघटन के बाद में सिचुएशंस सामने आई और अलग अलग देशों ने जो है अपनी अपनी स्थिति को सुधारने के लिए किस किस तरीके के संभावित प्रयास किए।